हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लीना मिडा। मैं हेलिक्स इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती हूँ। आज हम एक +2 का टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर में से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे उनके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छी तरह से कवर करेंगे। जिन टॉपिक्स में कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस में वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। आपने ध्यान से इस चैप्टर को समझना है और सारे फैक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन को याद करना है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज A, B and C in the given diagrams are respectively। बेटा ये जो आप तीनों डायग्राम्स देख रहे हैं ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं। नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स आते हैं, तो वही तीनों डायग्राम्स यहाँ पर डाले गए हैं। सबसे पहले बेटा ये जो ए डायग्राम है, दिस इज ऑफ वायरस दैट इज अडीनो वायरस। ये अडीनो वायरस है और ये जो अडीनो वायरस है ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इस डायग्राम का शेप कैसा है, डायमंड शेप। याद रखेंगे अडीनो वायरस जो है इसका शेप डायमंड के जैसा है। ये वायरस क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। सेकेंड डायग्राम पे आते हैं। दिस डायग्राम इज ऑफ बैक्टीरियोफाज। बेटा बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस होते हैं जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को। दिस वायरस अटैक्स बैक्टीरिया। हम इसकी लेबलिंग भी डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बार इस सारे डायग्राम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम आते हैं सी डायग्राम के ऊपर। दिस इज टोबैको मोज़ैक वायरस। ये रॉड शेप वायरस है। दिस इज रॉड शेप्ड वायरस। डायमंड शेप वायरस कौन सा, अडीनो वायरस। क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। सेकेंड वन इज बैक्टीरियोफाज, अटैक करता है बैक्टीरिया को। सी इज टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका शेप कैसा है, रॉड शेप है। अब हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं। इसके अंदर दिस इज अडीनो वायरस, ए इज अडीनो वायरस, बी इज बैक्टीरियोफाज एंड द सी इज टोबैको मोज़ैक वायरस। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकेंड। We proceed to next question, that is, पहले हम एक बारी डायग्राम भी कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी में इस बैक्टीरियोफाज की लेबलिंग गिवन है, तो ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम इसकी लेबलिंग को भी एक बारी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू कैप्सिड। ये पार्ट क्या है, कैप्सिड है। इसको हम हेड भी बोलते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल कौन सा है, इसमें जेनेटिक मटीरियल डीएनए है। याद रखेंगे बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए। फिर इसमें छोटा सा नेक वाले हिस्से में कॉलर आता है, नेक वाले हिस्से में कॉलर है। फिर ये बड़े साइज की टेल शीट होती है। टेल शीट के नीचे छोटी सी ये बेस प्लेट होती है। बेस प्लेट के साथ में छोटी वाली पिन्स होती हैं और इसके साथ में बड़ी वाली प्रॉन्ग्स होती हैं। याद रखेंगे छोटी वाली पिन्स हैं और बड़े वाली जो हैं ये प्रॉन्ग्स हैं। अब ये जो प्रॉन्ग्स हैं इनका फायदा क्या होता है, प्रॉन्ग्स यूज होते हैं फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सरफेस। जब वायरस को होस्ट के सरफेस के साथ में अटैच करना है तो अटैच करने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए नेचर ने इसके पास में क्या बनाया है, इसके पास में प्रॉन्ग्स को बनाया है, ताकि ये होस्ट के सरफेस के साथ में आसानी से अटैच हो पाए। तो दैट इज अबाउट बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट बेटा हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट लेते हैं। आजकल नीट के पैटर्न में ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट लंबे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो खूब सारे आते हैं और मेनली वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट्स, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से माइंड में रखना है, उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले माइक्रोब्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। माइक्रोब्स के अंदर ये सारे ही आते हैं। इन सबका साइज बड़ा छोटा है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो दे ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वी टेक अप सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज बी,
colonies of bacteria growing in a petri dish can be seen with naked eyes. यहाँ पे बेटा कॉलोनी की बात करी है. कॉलोनी का मतलब क्या है? झुंड. जब भी कभी झुंड होगा बैक्टीरिया का तो जो झुंड है वो बड़ा होगा. अगर वो बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसको नेकेड आई के साथ में देख पाएंगे. जब बैक्टीरिया वायरस जब वो सिंगल सिंगल हैं तब हम उसको नहीं देख सकते, मगर जब बैक्टीरिया या फंगस जो हैं जब वो कॉलोनी बना लेते हैं उस कंडीशन में जब झुंड बन गया, साइज बड़ा हो जाएगा तो तब हम उसको नेकेड आई से देख पाएंगे. तो this B statement is true. Next we take up C statement. Adenovirus causes respiratory infections. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही अडीनोवायरस के बारे में बात करी थी, डायमंड शेप वायरस. तो उसी अडीनोवायरस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. अडीनोवायरस क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी टेक अप conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing amount of vitamin A. इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट तो ठीक है. जब मिल्क कर्ड में बदल जाता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एनहांस हो जाती है, वो बेटर हो जाती है. यहाँ तक तो ठीक है, मगर उसके बाद में क्या मेंशन कर दिया है? बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ विटामिन ए. ये बात में गड़बड़ हो गई. कर्ड के अंदर विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो एनहांस होता है, ना कि विटामिन ए का कंटेंट एनहांस होता है. तो दिस बिकम्स फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी टेक अप अबाउट प्रोबायोटिक्स. ई स्टेटमेंट इज अबाउट प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स. बिल्कुल ठीक है. जो प्रोबायोटिक्स होते हैं बेटा, प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली गुड बैक्टीरिया. ये बेसिकली गुड बैक्टीरिया होते हैं और ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये जिंदा हैं. ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह से कंज्यूम करे जाते हैं. इनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह से क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि ये अच्छे होते हैं फॉर गट हेल्थ. ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. इसके अलावा प्रोबायोटिक्स बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को. ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है. कौन सी? डी वाली. तो इसमें थर्ड आंसर बन जाएगा. बाकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट जो डी वाली ऑप्शन है वो फॉल्स है. तो इसमें हमारा आंसर हो गया थर्ड. बेटा यहाँ पर ये कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दिखाया है. जब ये झुंड बन गया तो हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं. जब सिंगल थे तब हमें वो नज़र नहीं आते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, मगर यहाँ पर इस पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी बनाई है. यहाँ पर झुंड है बैक्टीरिया का तो वो हमें नेकेड आई से नज़र आएगा. और ये जो सेकंड आप फिगर देख रहे हैं इसमें कई सारे प्रोबायोटिक्स हैं. प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, प्रोपियोनी बैक्टीरियम और भी कुछ बैक्टीरियम आते हैं. ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये गुड बैक्टीरिया हैं. ये दही में होते हैं, योगर्ट में होते हैं और ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. We take up next question, that is which among the following is incorrect matching set. बेटा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कीवर्ड को हम अंडरलाइन कर लेते हैं. आपने भी इसी बात को फॉलो करना है नीट के एग्जाम के अंदर भी. कई बारी हम क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो जल्दी में टाइम की शॉर्टेज की वजह से कई बारी हम कीवर्ड को स्किप कर देते हैं. तो आपने शुरू से ही आदत डालनी है, पेपर को साफ सुथरा नहीं रखना है. जो जो कीवर्ड्स हैं वो आपने पेपर में ही अंडरलाइन करने हैं ताकि आपकी वो गलती नीट में ना हो. तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है. हमने यहाँ पर कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियॉन्स की. प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. बिल्कुल ठीक है. जो प्रियॉन्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? जो प्रियॉन्स हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ प्रियॉन. ये प्रियॉन का डायग्राम है. जो प्रियॉन्स हैं बेटा ये एबनॉर्मली फोल्डेड
प्रोटीन्स हैं। प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड हो रखे होते हैं और इसी वजह से ये कुछ डिजीजेस को कॉज करते हैं। ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इन्फेक्शियस क्यों हम बोल रहे हैं? बिकॉज ये बीमारी को कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी टेक अप, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वी टेक अप LAB. LAB stands for lactobacillus. LAB stands for lactobacillus. lactobacillus बैक्टीरिया को हम एब्रीवेशन में LAB लिखते हैं। LAB क्या बनाता है? एसिड। कौन सा एसिड बनाता है? ये लैक्टिक एसिड को बनाता है। LAB लैक्टिक एसिड को बनाता है और ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा? दिस कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन। इस बात में यहां पर गड़बड़ हो गई। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। जब लैक्टोबैसिलस का एक्शन होता है, एसिड्स बनेंगे, वो एसिड्स प्रोटीन को डाइजेस्ट तो करते हैं मगर कंप्लीटली नहीं करते हैं। यहां पर कंप्लीटली की बजाय क्या होना चाहिए था? इट शुड हैव बीन पार्शियल डाइजेशन। यहां पर पार्शियल डाइजेशन लिखा होना चाहिए था, यहां पर कंप्लीट डाइजेशन लिखा है, तो दिस बिकम्स रॉन्ग। बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जब एक्शन हुआ, उसने लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करा? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच बदलेगा। जब पीएच बदलेगा, उसकी वजह से मिल्क प्रोटीन केजिन जो है वो डाइजेस्ट होता है। मिल्क प्रोटीन कौन सा है? केजिन है। बेटा एग्जामिनर हमें इस बात के बारे में भी टेस्टिंग कर सकते हैं, हमें मिल्क प्रोटीन की बजाय मिल्क शुगर लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये बैक्टीरियल एक्शन है उसकी वजह से मिल्क शुगर जो है वो किस में बदला? वो लैक्टिक एसिड में बदला। लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच बदला। उस पीएच की वजह से जो मिल्क प्रोटीन केजिन है उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, उसकी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। व्हेन इट कम्स टू वायरसेस, वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, वायरसेस इनर्ट होते हैं। हम इनको इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये होस्ट सेल के बाहर हैं तब ये लिविंग एंटिटी नहीं है, ये शुगर सॉल्ट के क्रिस्टल के जैसे ही हैं। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तब जाकर के ये काम करने वाले हैं। जब ये होस्ट सेल के बाहर है तो ये इनर्ट हैं, ये बिल्कुल एक क्रिस्टल के जैसे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वी टेक अप वायरॉइड्स. वायरॉइड्स आर RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। बिल्कुल ठीक है, वायरॉइड्स के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है मगर इसमें क्या चीज मिसिंग है? इन वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता है। हम कंपैरिजन के लिए तीनों डायग्राम्स देखते हैं। पहला डायग्राम बेटा वायरस का है। अब देखो वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर बाहर वाली साइड पर प्रोटीन कोट भी है और साथ ही में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी है। दोनों ही चीजें वायरस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वायरॉइड, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। RNA होता है, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है बट इसके पास में प्रोटीन का कोट नहीं है। ये एक तरह के सब वायरस पार्टिकल हैं। ये वायरस से छोटे हैं। ये वायरस से छोटे क्यों हैं? बिकॉज इसके पास में आउटर साइड वाला प्रोटीन कोट मिसिंग है। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है और ये क्या कॉज करता है? डिजीज को कॉज करता है। क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा था तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड, बिकॉज यहां पर कंप्लीटली मेंशन था, पार्शियल होना चाहिए था। नेक्स्ट वी टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर चूज द करेक्ट मैच है। यहां पर हमें करेक्ट मैचिंग के बारे में पूछा गया है। विस्की एंड ब्रांडी डिस्टिल्ड बेवरेजेस,
हम ना पहले एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, हम बिवरेजेस की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें, कुछ भी हमें एग्जाम के अंदर आता है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए। हम 1 मिनट स्टूडेंट्स। हम डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस के बारे में बात करेंगे। अल्कोहलिक बिवरेजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, दैट इज अनडिस्टिल्ड beverages and distilled beverages. बेटा जो अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस होते हैं उनके अंदर डिस्टिलेशन नहीं करी होती, तो इस वजह से इनके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट है वो कम होता है। इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कम होता है। हम इसके एग्जाम्पल्स भी करते हैं, जैसे कि बियर के अंदर अल्कोहल का कंटेंट सिर्फ 3 to 6% है। वैसे ही हम एक और भी एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज वाइन के अंदर भी अल्कोहल का कंटेंट कम होता है, 10-15% या उससे भी कम हो सकता है। वाइन के अंदर भी अल्कोहल का कंटेंट कम है। ये जो बियर एंड वाइन है ये बिना डिस्टिलेशन के बने हैं, तो इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कम है। अब हम बात करते हैं डिस्टिल्ड बिवरेजेस की। पहले अनडिस्टिल्ड बिवरेज को बनाते हैं, उसके बाद उसमें डिस्टिलेशन करते हैं, उससे उसमें अल्कोहल का कंटेंट मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाता है। डिस्टिल्ड बिवरेजेस के अंदर अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है। इसमें कौन से अल्कोहलिक बिवरेजेस आएंगे और उसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना होगा? कुछ रेंज होती है जो वेरी कर सकती है। इसमें अल्कोहल का कंटेंट 40 से 45% तक हो सकता है। इसमें विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिनमें अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है। हम वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा है विस्की एंड ब्रांडी दे आर डिस्टिल्ड बेवरेजेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। विस्की के अंदर भी अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है, ब्रांडी में भी अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं स्विस चीज़ के ऊपर। बेटा जो स्विस चीज़ है ये डायग्राम है स्विस चीज़ का। स्विस चीज़ कैसे बनाया जाता है? इसके अंदर राइपनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से राइपनिंग करते हैं? इसके लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी को यूज़ करते हैं। इस बैक्टीरिया की हेल्प से चीज़ में राइपनिंग करते हैं, और जब इस बैक्टीरिया का एक्शन होता है उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसके अंदर ये बड़े साइज के होल्स जो हैं वो बन जाते हैं। स्विस चीज़ की पहचान क्या है? इसके अंदर लार्ज साइज के होल्स होते हैं। ये क्यों बने हैं? बिकॉज बैक्टीरिया ने जब फर्मेंटेशन करा उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज साइज होल्स। Yes, when it comes to this Swiss cheese ripening by yeast Propionibacterium shermani, तो यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम तो ठीक लिखा है, मगर यहाँ पर गड़बड़ किसके रेफरेंस में कर दी? ईस्ट लिख दिया यहाँ पर। तो जब भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने हर वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जामिनर क्या कर सकता है? किसी स्टेटमेंट में किसी पैरामीटर को ठीक से मेंशन कर सकते हैं और किसी बात को गलत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम तो ठीक लिखा, मगर यहाँ पर साथ में ईस्ट को डाल दिया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला आते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस सेरिविसिए बेकर्स एंड ब्रूअर ईस्ट। ये भी गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया बेटा? यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस लिखा है, इट शुड हैव बीन
सेकहेरोमाइसीस सेरिविसिए। यहाँ पर सेकहेरोमाइसीस होना चाहिए था, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होता है। जो बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट हैं, इस ईस्ट का नाम क्या है? सेकहेरोमाइसीस सेरिविसिए। देखो यहाँ पर भी एग्जामिनर ने क्या करा है, यहाँ पर भी एक चीज को ठीक से मेंशन कर दिया और एक को गलत से मेंशन कर दिया। तो आपने एग्जाम में ध्यान से देखना है, सिमिलर सा वर्ड है, आपने इसको गड़बड़ नहीं करना है पेपर में। इट शुड हैव बीन सेकहेरोमाइसीस सेरिविसिए, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब हम आते हैं डी के ऊपर। नेक्स्ट इज फोर्थ पे आते हैं, वाइन एंड बियर डिस्टिल्ड बेवरेजेस। अब बेटा जो वाइन है और बियर है, अभी अभी हमने करा था, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस को। इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कम है, तो ये भी हो गया गलत। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। ये एक और भी डायग्राम देख लेते हैं, हमने कंपैरिजन के लिए यहाँ पर रॉकवी फोर्ट चीज को भी रखा है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बेटा जो रॉकवी फोर्ट चीज है, इसको राइपनिंग करने के लिए फंजाई को यूज करते हैं। जब हमने स्विस चीज करा था, उसके लिए बैक्टीरिया को यूज करा गया था, मगर रॉकवी फोर्ट चीज को बनाने के लिए बैक्टीरिया को नहीं यूज करते, इसके लिए फंजाई को यूज करते हैं। कौन से फंजाई को यूज करेंगे? पेनिसिलियम रॉकवी फोर्टाई। इस फंजाई की हेल्प से राइपनिंग करवाते हैं। ये फंजाई भी फर्मेंटेशन करता है। उस प्रोसेस में क्या बनेगा? इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होल्स प्रेजेंट हैं। होल्स की वजह से यहाँ पर क्या बन गया है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में है, पहले थोड़ा सा हम एंटीबायोटिक्स की इंट्रोडक्शन करते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल हैं जिनको बनाते हैं माइक्रोब्स, और ये काम किसके अगेंस्ट करते हैं? ये काम भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट करते हैं। कौन से माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करेंगे? ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ये वायरस को नहीं खत्म करते हैं। एंटीबायोटिक्स को बनाया किसने? माइक्रोब्स ने। ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। हम बात करते हैं पहली ऑप्शन की। इसमें इन एंटीबायोटिक्स टर्म एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। ये बिल्कुल ठीक हो गया। एंटीबायोटिक के अंदर ये जो एंटी वर्ड है, इसका मतलब है अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट है? ये हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है। तो ये जो टर्म है ना एंटीबायोटिक, ये माइक्रोब्स के लिए एंटीबायोटिक है। अगर हम इसको ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में कहें, हमें तो इसका बहुत फायदा है, तो हमारे लिए ये अगेंस्ट नहीं है। ह्यूमंस के लिए एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक हैं वो प्रो लाइफ है। माइक्रोब्स के लिए ये अगेंस्ट हैं, मगर हमारे लिए ये कैसे हैं? हमारे लिए ये प्रो लाइफ है। नेक्स्ट वी टेक अप सेकेंड पार्ट, दैट इज एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज one of the most significant discovery of the 19th century। अब यहाँ पर कैच है, 19th सेंचुरी में नहीं डिस्कवर करा गया था, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 20th सेंचुरी। तो यहां पर ये वाली बी स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गई। वी कम टू सी स्टेटमेंट, दैट इज एंटीबायोटिक्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग infectious diseases like diphtheria, whooping cough and leprosy। ये जो तीनों बीमारियां मेंशन है बेटा, ये तीनों की तीनों बीमारियां बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होती हैं। ये जो डिप्थीरिया बीमारी है, इसको गल घोटू भी कहते हैं। ये बेटा आपने याद रखना है, एनसीईआरटी में ये हिंदी वाला नाम भी मेंशन है। डिप्थीरिया को गल घोटू बोलते हैं। वूपिंग कफ के अंदर रात के वक्त स्पेशली खांसी होती है, तो
इसका भी कॉमन नेम आपने याद रखना है, काली खांसी। लेप्रेसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। एंटीबायोटिक्स इन तीनों बीमारियों के लिए इफेक्टिव होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। नेक्स्ट वी टेक अप फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे were awarded the Nobel Prize in 1945 for discovery of effective antibiotic and its potential. ये भी बिल्कुल ठीक है, तीनों साइंटिस्ट को ही नोबेल प्राइज मिला था, हालांकि तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर हम फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने बेटा एंटीबायोटिक की एक्सीडेंटल डिस्कवरी करी थी, और ये जो चेन एंड फ्लोरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एंटीबायोटिक का जो पूरा पोटेंशियल है, एंटीबायोटिक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिसिन, कैसे हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया था चेन एंड फ्लोरे इन दोनों साइंटिस्ट ने। तीनों साइंटिस्ट को इकट्ठे ही नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1945, तो ये बात करेक्ट है। This is correct statement. Next we take up E statement. Penicillin was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. This is again correct statement. ये भी बिल्कुल ठीक है। जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी और इसका सारा पोटेंशियल रिकग्नाइज हुआ था, उस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। बड़े सारे जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो ब्रूजेस की वजह से, इन्फेक्शंस जो हो जाते थे उसकी वजह से वो मर जाते थे। मगर जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई तो बड़े सारे सोल्जर्स को एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ट्रीट करा जाने लगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा। तो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक मिनट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो हमने ठीक करी हैं। ये जो बी स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो हमारा आंसर इसमें हो गया 4। नेक्स्ट वी टेक अप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स is not involved in preparation of household products. कौन से माइक्रोब को हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई की। एसिटोबैक्टर एसिटाई को, जस्ट अ मोमेंट बेटा, yes, when it comes to एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। ये बैक्टीरिया का नाम है और ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशंस में यूज होता है। ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशंस में यूज होता है। When it comes to लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से कर्ड बनता है, चीज बनता है, और ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट वी टेक अप दिस पेनिसिलियम नोटेटम। इसकी हेल्प से एंटीबायोटिक्स बनते हैं और ये भी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज सेकहेरोमाइसिस सेरिविसिए। ये बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट हैं। इसकी हेल्प से ब्रेड बनाई जाती है, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसकी हेल्प से स्विस चीज बनता है और चीज भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट।
व्हेन इट कम्स टू सी से इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन हुई, ए से भी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन हुई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, तो इसमें ए एंड सी आएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस खूब सारे आ रहे हैं नीट के अंदर, तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह से स्पीड के साथ अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए। इसके अंदर मैच द कॉलम में लिस्ट 1 के अंदर माइक्रोब्स हैं और लिस्ट 2 के अंदर वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके बारे में मेंशन करा गया है। ए देखते हैं, ए के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस मेंशन्ड है। बेटा जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस इज बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करा गया है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करा गया है और इसकी हेल्प से स्ट्रेप्टोकाइनेस को बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या काम करता है? ये बेटा क्लॉट बस्टर का काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर का काम करता है। जिन लोगों के अंदर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, उस वजह से उनमें हार्ट अटैक आया है, उनके केस में इसको यूज करा जाता है। ब्लड वेसल में जैसे कोई क्लॉट बन गया है, अब स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करेगा? वो इस क्लॉट को बर्स्ट कर देगा। ये क्लॉट बना है और इस क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज करते हैं। कौन से पेशेंट्स के अंदर? जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, उस केस में इसको यूज करा जाता है। अब हम इसको मैच भी कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेप्टोकोकस, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्लॉट बस्टर का काम करता है। नेक्स्ट वी टेक अप ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज फंजाई। हम साथ साथ में ये भी मेंशन करते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंजाई है। स्ट्रेप्टोकोकस इज बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज फंजाई। ये बेटा फंजाई हैं। व्हेन इट कम्स टू ट्राइको, हम यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं, सिंपली मेंशन कर देते हैं कि हम बी की बात कर रहे हैं। यस, व्हेन इट कम्स टू ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसकी हेल्प से हमें मिलता है, पहले हमने ये ए कॉलम के बारे में लिखा है, अब हम बी की बात कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की हेल्प से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए काम करता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स को दिया जाता है। अब बेटा अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में अब जो फॉरेन किडनी आई है, जो फॉरेन ग्राफ्ट आया है, वो होस्ट के लिए क्या है? वो एक फॉरेन स्ट्रक्चर है। तो उस कंडीशन में जो रिसिपिएंट होता है, उसका इम्यून सिस्टम उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, फिर तो ग्राफ्टिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसीलिए जब भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो रिसिपिएंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को खाना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करेंगी? वो रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। उससे क्या एडवांटेज होगा? इम्यून सिस्टम उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को किल नहीं करेगा। यही इसका पर्पस होता है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, उससे क्या ऑब्टेन करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करेगा? ये रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा ताकि ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करा गया है, ताकि उसकी रिजेक्शन ना हो। तो इसकी मैचिंग हो जाएगी थर्ड से। नेक्स्ट वी टेक अप एस्परजिलस नाइगर। अगला हम एस्परजिलस
नहीं, पहले ये मोनस्कस परप्यूरियस की बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस मोनस्कस परप्यूरियस, दिस इज अगेन फंजाई। ये भी बेटा फंजाई है, ईस्ट है। और मोनस्कस परप्यूरियस से मिलते हैं स्टैटिन्स। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर सी ऑप्शन की। मोनस्कस परप्यूरियस से मिलते हैं स्टैटिन्स। अब ये स्टैटिन्स का फंक्शन क्या है? जो स्टैटिन्स हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। बेटा हमारे लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। हमारे लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? वो एसिटाइल कोए को कोलेस्ट्रॉल के अंदर बदलते हैं। लीवर के एंजाइम्स का काम क्या है? वो एसिटाइल को एको कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कुछ चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है और हमारे लीवर के पास एंजाइम्स हैं। वो क्या करेंगे? वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल को बना लेंगे। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। उसके अंदर अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? पेशेंट के अंदर जो स्टैटिन्स हैं उनको यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को कम करना होता है। जो ये स्टैटिन्स हैं ये किस तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे? जो स्टैटिन्स हैं वो इनहिबिटर का काम करते हैं। statins, they work as competitive inhibitor। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करते हैं। यहाँ पर एक स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यस, व्हेन इट कम्स टू स्टैटिन्स ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या काम करते हैं? ये उसी एंजाइम के साथ जाकर के बाइंड कर जाएंगे जिसके साथ में एसिटाइल कोए को बाइंड करना था। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ओह शिट, इसके अंदर अरे वो तो इरेज ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। यस, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। व्हेन इट कम्स टू मोनस्कस परप्यूरियस, जो मोनस्कस परप्यूरियस है उसने क्या बनाया? मोनस्कस परप्यूरियस ने बनाया स्टैटिन्स को। स्टैटिन्स ने क्या काम करा? स्टैटिन्स ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करा। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो गई। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हम एक बार इसको यहाँ पर मैच भी कर लेते हैं जो हमने पहले कर लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस मिला था, वो क्लॉट बस्टर का काम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमें साइक्लोस्पोरिन मिला था। मोनस्कस परप्यूरियस से हमें स्टैटिन्स मिला। ये बैक्टीरिया है बेटा, और बाकी जो ये हमने लिखा है ये फंजाई हैं। दीज बोथ आर फंजाई। अगला हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर इज अगेन फंजाई और इससे हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से मिलता है सिट्रिक एसिड। ये कई सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो अब हम एक बार देखते हैं हमारा किसके साथ में मैच हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेप्टोकोकस, इसका मैचिंग है विद सेकंड। ए का मैचिंग है सेकंड के साथ, और बी का मैचिंग है 3 के साथ, सी का मैचिंग है 4 के साथ, और डी का मैचिंग है 1 के साथ। Next we take up, next question is about biochemical oxygen demand. Measuring biochemical oxygen demand is a method for biochemical oxygen demand के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर हम इस बात को मेजर करते हैं कि 1 लीटर
वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, 1 लीटर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रोब्स ने कितनी ऑक्सीजन को यूज करा? दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बारी फिर से सुनो ध्यान से। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना किसी पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में माइक्रोब्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, माइक्रोब्स को ज़्यादा ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट किसी पानी में ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में माइक्रोब्स को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे पानी की जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वर्किंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ आरबीसी अबाउट देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, ये करेक्ट हो गया। बेटा बीओडी से हमें कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है, बीओडी हमें इनडायरेक्टली बताता है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है। इस बात को आपने इंपॉर्टेंस देनी है कि ये हमें इनडायरेक्टली बताता है। बीओडी हमें डायरेक्टली नहीं बताता कि पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, इनडायरेक्टली कैसे बताता है? अब आप सोचो, मैंने 1 लीटर पानी है, उसके अंदर सपोज 200 ग्राम जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। अगर मैंने उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को निकाला, उसको वेइंग मशीन में रख करके वे कर लिया, तो मुझे पता चल गया 200 ग्राम है। वो होता है डायरेक्ट मेजर। बट जब हम सीवेज की बात करते हैं ना, जब पूरे सिटी का सीवेज कहीं पे जा रहा है, उसमें तो कितने किलोज में हो जाएगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसको हम ऐसे तोल करके नहीं देख सकते हैं। तभी साइंटिस्ट ने ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का पैरामीटर जो है उसको यूज करा था। इससे हमें इनडायरेक्टली पता चल जाता है, अगर किसी पानी की जो बीओडी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट खूब सारा है। अगर किसी पानी की बीओडी वैल्यू कम है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट कम है। हमने वेस्ट को तोला नहीं, हमने सिर्फ क्या करा, हमने बीओडी के बेसिस पर इस बात का अंदाजा लगा दिया कि ये पानी जो है इसमें वेस्ट ज़्यादा है या इसमें वेस्ट कम है। तभी बेटा हम इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। अगर हमें एग्जामिनर ने दे दिया कि बीओडी हमको डायरेक्टली बताता है कि पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। बीओडी को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड पे आते हैं, वर्किंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ ऑयल ड्रिवन ऑटोमोबाइल इंजन, गलत हो गया। ऐसा कुछ हमें बीओडी नहीं बताता है। मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ सेकहेरोमाइसीस सेरिविसिए इन प्रोड्यूसिंग कर्ड ऑन कमर्शियल स्केल, ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट इज टॉपिक अबाउट दिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, ये उसके रिस्पेक्ट में फ्लो चार्ट मेंशन है। हम इसको डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। पहली बात, सीवेज क्या होता है बेटा? जो सारा सिटी का हाउस होल्ड वेस्ट है एक जगह पे इकट्ठा करा जाता है। और इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि उस सीवेज को क्या करा जा सके, उसकी प्रोसेसिंग करा जा सके। अगर हम सीवेज को सीधा रिवर्स या स्ट्रीम्स में डाल देंगे तो वो हमारी रिवर्स को कंटेमिनेट कर देगा। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है पहले उस सीवेज को प्योरीफाई करा जाए, जो साफ पानी बन जाता है उसको फिर हम रिवर्स या स्ट्रीम्स में डाल सकते हैं, फिर वो कंटेमिनेशन कॉज नहीं करेगा।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। एक सीक्वेंस को फॉलो करके हम सीवेज में से जो वेस्ट है उसको खत्म करते हैं। X, Y and Z are given representation in the given representation of STPR respectively. हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले जो सीवेज है उसका बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट करा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब ही क्या है? जो पहले करा जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले करा जाता है, हम इसको यहाँ पे मेंशन भी करते हैं बेटा। Yes, when it comes to primary treatment पहले करा जाता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स, वो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस के अंदर 2 स्टेप्स को फॉलो करा जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन के स्टेप के अंदर छननी होती है, तभी इसका नाम क्या है बेटा? तभी इसका नाम फिल्ट्रेशन है। इस पहले स्टेप में क्या करते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से पानी के अंदर या सीवेज के अंदर जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव करा जाता है। ये पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। इसी के बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन करा है। फ्लोटिंग डेब्रिस को कैसे रिमूव करते हैं? इट इज बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे? इसके अंदर सीवेज को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हैं, मतलब उसको हिलाते नहीं हैं। जब हम सीवेज को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें हैवी होंगी, जो कंटेंट हैवी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो हल्का वाला कंटेंट है वो ऊपर रह जाएगा। कुछ देर तक जब सेटलिंग टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में इसको रखेंगे तो जो हैवी वाली चीज़ें हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गई और जो हल्का वाला कंटेंट है वो ऊपर रह जाएगा। अब जो नीचे चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं, दिस इज सॉइल, ग्रिट, पेबल्स। ये सारा जो कंटेंट नीचे सेटल डाउन हुआ है इसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज वो होता है बेटा जो नीचे सेटल डाउन होता है, और जो ये ऊपर वाला पानी है, ये वाला जो कंटेंट है, इसे बोलते हैं प्राइमरी एफिल्यूएंट। जो नीचे सेटल डाउन हो गया बेटा वो प्राइमरी स्लज है। हम इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जो नीचे सेटल डाउन हुआ वो स्लज है, जो ऊपर रह गया वो एफिल्यूएंट है। ये जो सॉइल, ग्रिट एंड पेबल्स हैं इसको कर देते हैं कंपोस्टिंग, इसको लैंडफिल में डाल देते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। सॉइल, ग्रिट, पेबल्स ही तो हैं इसके अंदर, इसका कुछ नुकसान नहीं है। और ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसको आगे ले जाते हैं। इसको करने से पहले हम इतने पार्ट को एक बारी रिकैप करते हैं। हमने अभी तक क्या करा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, पहले स्टेप में हमने क्या करा? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करी। सीव्स होती हैं, उसकी हेल्प से हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर लिया। उसके बाद सेडिमेंटेशन करवाई। सेडिमेंटेशन जब करेंगे उस सीवेज को खड़ा हुआ रखेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो हैवी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और जो पानी है ऊपर रह जाएगा। कौन सी चीज़ें नीचे सेटल डाउन हुई? सॉइल, ग्रिट, पेबल सेटल डाउन हुए, और इसको क्या बोलते हैं? जो नीचे सेटल डाउन होता है इसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज सेटल डाउन हुआ, और जो पानी है दैट इज प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट को किसके लिए ले जाते हैं? उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को भी समझते हैं डिटेल में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों बेटा हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर हमने माइक्रोब्स को यूज करना है।
इसके अंदर हम जिन माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। अपने आप से तो खाना नहीं बना रहे, मगर खाने के ऊपर फीड करते हैं, तो इसीलिए हम उनको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स को यूज़ करने वाले हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं, ये हम बाहर से डालते नहीं हैं, वो सीवेज में पहले से ही पड़े हुए हैं। बट हमें उन माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज करवाना है। हम क्यों चाहते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज हो जाए? क्योंकि सीवेज वाटर के अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है। अब खूब सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे माइक्रोब्स चाहिए। अगर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे तो माइक्रोब्स को खाना खाना है। अब उनका खाना क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो हम अपने इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाए। अब किस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करा जाता है? इसके अंदर एरिएशन टैंक होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एरिएशन टैंक होता है। एरिएशन टैंक के अंदर शाफ्ट होता है और इसके अंदर एयर को पंप किया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन को या एयर को पंप करते हैं। अब यहाँ पर एयर को पंप करेंगे और साथ ही में यहाँ पर एजिटेटर सिस्टम भी होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमने कंटेंट को, जो हमारे पास प्राइमरी एफ्लुएंट था, हम प्राइमरी एफ्लुएंट को डाल देते हैं इन एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक है ये, हमने एरिएशन टैंक बनाया है। इसे हम एरिएशन टैंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम ऑक्सीजन को, एयर को इसके अंदर पंप करते हैं। एक तो हम यहाँ पर एयर को पंप करेंगे और दूसरा इसके अंदर एजिटेटर सिस्टम होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हम ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, जब हम सिस्टम को विगरसली एजिटेट करेंगे, तो उसका क्या एडवांटेज होगा? उससे जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए। माइक्रोब्स जो हैं, अब सोचो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतने सारे माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। तो हम उनको झिंझोड़ते हैं, हम माइक्रोब्स को झिंझोड़ना चाहते हैं ताकि माइक्रोब्स काम करते रहें। इसीलिए इसके अंदर हम एजिटेटर सिस्टम को डालते हैं। एजिटेटर सिस्टम क्या करता है? वो सिस्टम को पूरा एजिटेट करेगा। माइक्रोब्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, और फिर जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो खूब सारा खाना खाएंगे। और यहाँ पर खाना क्या है? जो सीवेज के अंदर वेस्ट पड़ा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं, खूब सारे माइक्रोब्स बने ताकि वो सीवेज को डाइजेस्ट करें। जब हम ये सारी फेवरेबल कंडीशंस देते हैं ना बेटा, तो यहां पर बन जाते हैं फ्लॉक्स। यहां पर फ्लॉक्स बन जाते हैं। अब ये फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स एक मैश होता है। मैश का मतलब होता है जाली, एक नेटवर्क होता है। किस चीज का नेटवर्क होता है? इसके अंदर नेटवर्क होता है फंगल फिलामेंट्स का, और साथ ही में बेटा इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया। जब हमने सिस्टम के अंदर एयर को पंप किया, हमने सिस्टम को मैकेनिकली एजिटेट किया, तो क्या बन गया है? फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। फ्लॉक्स क्या होते हैं? ये नेटवर्क होता है। ये इस नेटवर्क में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फंगल फिलामेंट होते हैं और बीच में एरोब्स जो हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रैप हैं। फ्लॉक्स के बनने का बड़ा फायदा है। फ्लॉक्स क्या करेंगे? ये सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते जाएंगे। जब ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट होता जाएगा तो पानी का जो बीओडी शुरू में बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे से कम होता जाएगा। जितना पानी के अंदर पॉल्यूशन होगा, जितना पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उतना ही उस पानी की बीओडी ज़्यादा होती है। ठीक है, मगर जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्शन होगा वैसे वैसे बीओडी कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट
कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, बीओडी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका बनाया हुआ है कि कुछ घंटे के बाद हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग कर लेंगे कि जब बीओडी बहुत कम हो गई तो हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी है। जब ओरिजिनल वैल्यू के 90% तक कम वैल्यू पहुंच जाती है, मतलब ओरिजिनल के सिर्फ 10% तक वैल्यू रह गई बीओडी की, तो पता चल जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी है। अब हम इसको अगले स्टेप के लिए लेकर के जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये वाई क्या है, एरिएशन टैंक्स। एरिएशन टैंक्स में हमने ऑलरेडी कर लिया फ्लॉक्स के एक्शन की वजह से क्या हुआ, फ्लॉक्स के एक्शन की वजह से बीओडी कम हो जाएगी, और जब बीओडी कम हो जाएगी तब हम कंटेंट को डाल देते हैं इनटू द सेटलिंग टैंक। तब हम कंटेंट को सेटलिंग टैंक में डालते हैं। अब बेटा जो सेटलिंग टैंक है इसके अंदर जब हम कंटेंट को ट्रांसफर करेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है। हमने करा था ना एरिएशन टैंक में, तो सिस्टम को हम मैकेनिकली एजिटेट कर रहे थे, मगर ऐसा इसके अंदर नहीं करते हैं। सेटलिंग टैंक के अंदर कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाता। उससे क्या होगा, उससे जो फ्लॉक्स हैं या बेटा इवन जो वेस्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जो फ्लॉक्स हैं और जो वेस्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो साफ पानी है वो ऊपर रह जाएगा। जो ये साफ पानी है इसे बोलते हैं अब सेकेंडरी एफ्लुएंट। ये पानी अब साफ है, इसके अंदर अब कोई डेब्रिस वगैरह कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है। जो भी कोई वेस्ट है या तो वो डाइजेस्ट हो चुका है, और थोड़ा सा जो वेस्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फ्लॉक्स के साथ में नीचे सेटल डाउन हो गया है। ये जो कंटेंट नीचे सेटल डाउन हुआ है इसे एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। जो कंटेंट नीचे सेटल डाउन हुआ है उसे एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब इसको डाइजेशन की ज़रूरत होती है, और इस कंटेंट को एक्टिवेटेड स्लज को किस में डाल देते हैं, उसको डाल दिया जाता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं। सेटलिंग टैंक में जब हमने कंटेंट को डाला तो उस कंडीशन में जो एक्टिवेटेड स्लज है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, और जो सेकेंडरी एफ्लुएंट था उसको हम रिवर्स में डाल देते हैं। वो रिवर में डालने के लिए पूरी तरह से सेफ है। इस बात को आपने स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना है। प्राइमरी एफ्लुएंट इज नॉट सेफ फॉर पुटिंग इन द रिवर वाटर। उसमें तो खूब सारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, मगर जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है इसमें ऑर्गेनिक डेब्रिस हैज़ बीन क्लियर्ड, उसको फ्लॉक्स ने डाइजेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, तो सेकेंडरी एफ्लुएंट पूरी तरह से सेफ होता है रिवर्स या स्ट्रीम्स में डालने के लिए। मगर ये जो नीचे वाला पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज, इसको डाइजेस्ट करवाया जाता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसके बारे में भी बात करते हैं। बेटा जो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है इसके अंदर जो फ्लॉक्स हैं और वेस्ट है इसको जब यहाँ पर प्लेस करते हैं, साथ ही में यहाँ पर एनाएरोबिक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर मिथेनोजन्स ग्रो कर जाते हैं, और मिथेनोजन्स फ्लॉक्स को और वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, और साथ ही में इस प्रोसेस में बायोगैस का भी फॉर्मेशन होता है जो इन्फ्लेमेबल होती है और उसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा बायोगैस प्लांट का प्रोसेस है। हम फटाफट से इसको रिकैप भी करते हैं ताकि आपकी सारी रिवीजन हो जाए ओवरऑल। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज को हमने फिल्टर किया था।
फ्लोटिंग डेब्रिस को इससे रिमूव किया था। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करी थी। सेडिमेंटेशन करने से क्या हुआ, जो कुछ हैवी वाले सब्सटेंसेस थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए। जो नीचे सेटल डाउन हुआ था वो प्राइमरी स्लज था। जो प्राइमरी एफ्लुएंट था इसमें खूब सारा ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा होता है, तो इसको ले जाते हैं फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले हमने कंटेंट को किस में डाला, पहले हमने कंटेंट को एरिएशन टैंक में डाला। उसमें फ्लॉक्स बने, फ्लॉक्स ने डाइजेशन करी, फिर बीओडी कम हो गई। फिर उसके बाद कंटेंट को हमने सेटलिंग टैंक में डाला। सेटलिंग टैंक में डाला तो फ्लॉक्स नीचे सेटल डाउन हो गए। साफ पानी को किस में डाल दिया, रिवर स्ट्रीम्स में डाल दिया। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर सबसे लास्ट में एनाएरोब्स की हेल्प से डाइजेशन करवा ली। एनाएरोब्स में स्पेशली जो मिथेनोजन्स हैं वो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, साथ ही में जो वेस्ट है उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो फ्लॉक्स ने करी थी। मैक्सिमम डाइजेशन फ्लॉक्स करते हैं, मगर जो डाइजेशन वो कर नहीं पाते वो डाइजेशन मिथेनोजन्स करते हैं। मिथेनोजन्स कम रोल प्ले करते हैं, मगर जो डाइजेशन को लास्ट में कंप्लीट करने का काम है वो मिथेनोजन्स ही करते हैं। जब बेटा एनाएरोब्स का एक्शन होता है उस प्रोसेस में फाउल स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये है इसके बारे में। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो है वो सेफ होता है, उसको रिवर स्ट्रीम्स में डाला जा सकता है क्योंकि इसके अंदर अब ऑर्गेनिक डेब्रिस नहीं प्रेजेंट हैं। तो ये सारा एसटीपी प्लांट का सारा फ्लो चार्ट है, इसे आपने अच्छी तरह से करना है। इसके बेसिस पे आपको कई सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं वो सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर तो हमें सिर्फ लेबलिंग के बारे में पूछा गया है, हमने जो सारे पैरामीटर्स डिस्कस करे हैं वो आपने सारे माइंड में रखने हैं। इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैं, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इन सबको इनिशिएट किया है ताकि जो हमारी मेजर रिवर्स हैं उनको साफ रखा जा सके। नेक्स्ट बेटा वी टेक अप रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसटीपी। अगेन दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसटीपी। अब आप इसको जल्दी कर पाएंगे। इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज इन साइज। ये वाला प्रोसेस किसमें होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंदर। नाउ सेकंड इज प्राइमरी एफ्लुएंट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी एरिएशन टैंक्स के अंदर, जो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान करा था। पहले वाला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरे वाला सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ दिस ए इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, एक और भी बात हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें फ्लॉक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है इसमें ए के रिस्पेक्ट में प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो ये बी वाला है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स बने तो ये आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट इज अगेन अबाउट फ्लॉक्स। Yes, when it comes to availability of oxygen, it is must for formation and maintenance of flocks. ये बेटा फ्लॉक्स का डायग्राम दिखाया हुआ है, एक्चुअल फोटो है ये। फ्लॉक्स के अंदर नेटवर्क या मैश होता है, किस चीज़ का, फंगल फिलामेंट्स का, और उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ट्रैप्ड होते हैं। यही एरोबिक डाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से बीओडी कम होती है। ये एरोबिक डाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से बीओडी कम होती है। अब बेटा ये जो फ्लॉक्स हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए और इनको मेंटेन करने के लिए, दोनों के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। अगर फ्लॉक्स को बनाना है हमें तो भी ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हमें फ्लॉक्स को मेंटेन करना है तब भी हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो पहला स्टेटमेंट यही है,
अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो ये करेक्ट हो गया। वी कम टू स्टेटमेंट 2, एनॉक्सिक कंडीशन विल लीड टू ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक एंड डेथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब। एनॉक्सिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनॉक्सिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो जो फ्लॉक्स हैं वो ब्रेक करने लग जाते हैं। सबसे पहले वो ब्रेक करते हैं सेंटर से। आप सोचो, इतना बड़ा फ्लॉक है, अगर हमने वहां पर ऑक्सीजन को देना बंद कर दिया तो सबसे पहले ऑक्सीजन की जो कमी है वो कहाँ पर फील होगी? सबसे ज़्यादा सेंटर में। पेरीफ्री पे फिर भी कुछ ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर हमने एनॉक्सिक कंडीशन को क्रिएट करा तो सबसे पहले वो कंडीशन कहाँ पे फील होगी? सेंटर में फील होगी। तो जब भी हम एनॉक्सिक कंडीशंस बनाएंगे तो फ्लॉक्स जो हैं वो ब्रेक करने लग जाएंगे, और पहले वो ब्रेक करते हैं सेंटर से। ये बात एग्जाम्पलर में पूछी गई है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वाली बात सही हो गई। इससे फ्लॉक्स जो हैं वो टूटेंगे एनॉक्सिक कंडीशन से और वो मर भी जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज अबाउट बीओडी। बीओडी ऑफ 4 वाटर सैंपल्स इज टेकन। 4 सैंपल्स की बीओडी हमें मेंशन करी गई है हिस्टोग्राम के अंदर। The samples were labeled as A, B, C and D. What according to you is the most polluted water? कौन सा सबसे ज़्यादा polluted sample है और कौन सा which sample of water is safest to discharge into the river? हमें दोनों पानी का मेकआउट करना है कि कौन सा पानी सबसे ज़्यादा polluted है और कौन सा पानी सबसे ज़्यादा safest है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिस पानी का बीओडी ज्यादा है इसका मतलब उस पानी का पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है। अगर किसी पानी की बीओडी ज्यादा है इसका मतलब वो पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर किसी पानी की बीओडी कम है तो उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी कम है। अब देखो बेटा, हम इस हिस्टोग्राम के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये जो आप सी वाला सैंपल देख रहे हो इसकी बीओडी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर का हिस्टोग्राम है। अब हम बी को देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू बी, बी के केस में आप देख रहे हो सबसे कम बीओडी की वैल्यू है, तो दिस इज लीस्ट पॉल्यूटेड। अगर ये सबसे कम पॉल्यूटेड है तो ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हो गया टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द रिवर वाटर। तो हमारा ये जो सी है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है और जो हमारा बी है वो सबसे कम पॉल्यूटेड है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी एंड बी। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्यों लगाया गया है? जो चीज़ हमसे पहले पूछी गई है उसके बारे में हम पहले लिखेंगे, जो चीज़ हमसे बाद में पूछी गई है उसके बारे में हम बाद में करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस में आपने हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए उल्टा मेंशन कर सकते हैं। हमें सी एंड बी की बजाय बी एंड सी दे सकते थे, तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जिस चीज़ के बारे में हमसे स्टेटमेंट में पहले पूछा गया है तो पहले हम उसके बारे में मेंशन करेंगे, जिस चीज़ के बारे में बाद में पूछा गया है तो उसके बारे में हम बाद में मेंशन करेंगे। Next is biochemical oxygen demand may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluent from. Again very important question. इस चैप्टर में से ना बेटा हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बीओडी के ऊपर, बायोकेमिकल्स के ऊपर, तो वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सारे कंसेप्ट्स आपके इसमें कवर हुए हैं। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कौन से केस में एक अच्छा इंडिकेटर नहीं हो सकता? अब बेटा जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, जो डोमेस्टिक सीवेज हैं या जो डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के अंदर जो भी सारे केमिकल्स होते हैं उन सबको माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। बट
अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। कभी जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, कुछ भी प्रेपरेशन होती है, तो हमेशा उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स ज़रूर बनते हैं। तो वैसे ही अब जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब वो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अब जो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये बैक्टीरिया मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। जो बैक्टीरिया हैं उन टॉक्सिक केमिकल्स को यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में बीओडी को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के केस में बीओडी को मेजर करना दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल इंडिकेटर, क्योंकि जब माइक्रोब्स काम करेंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो बीओडी कम होगी। मगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उन्होंने तो बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचा दिया। अब जो बैक्टीरिया है वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर पाएंगे। अब वो ऑर्गेनिक वे जो भी कुछ वेस्ट है, जो भी ऑर्गेनिक या जो ऐसे केमिकल वाला वेस्ट है जिसको भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो बीओडी को नहीं बदल पाएंगे। अगर वो बीओडी को नहीं बदलेंगे तो ऑब्वियसली हम उस पैरामीटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं इस बात को मेक आउट करने के लिए कि पानी का पॉल्यूशन पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है। तो दिस इज आंसर विल बी फोर्थ। पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, अब हम इस चैप्टर के अंदर बायोगैस प्लांट के रेफरेंस में भी इंफॉर्मेशन है, तो हम पहले बायोगैस प्लांट को समझते हैं, फिर हम इसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये बेटा फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप का बायोगैस प्लांट है। हम इस प्लांट के वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। एक और भी बात बिफोर वी टेक अप दिस बायोगैस प्लांट को इंडिया में डेवलप किया था कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इन्होंने ही इंडिया के अंदर जो भी बायोगैस प्लांट हैं उसको इस कैसा इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे इसको इस्टेब्लिश करना है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बायोगैस प्लांट को इंडिया में इस्टेब्लिश किया है। बायोगैस प्लांट ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो काऊ डंग है वो एबंडेंस में अवेलेबल है। बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गोबर को यूज़ करना है, काऊ डंग को यूज़ करना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बायोगैस। अब हम इस बायोगैस प्लांट के कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये मिक्सिंग टैंक है। मिक्सिंग टैंक के अंदर दो चीज़ें डाली जाती हैं। इसमें कैटल की जो डंग है, काऊ डंग जो है उसको डाला जाता है और साथ ही में पानी को डाला जाता है। इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है, इनका एक स्लरी या पेस्ट बना देते हैं। सबसे पहले ये मिक्सिंग टैंक है, इसके अंदर काऊ डंग और वाटर को मिला करके एक थिक पेस्ट बना लेते हैं, उसको स्लरी बोलते हैं। फिर बेटा ये इनलेट पाइप है, इस इनलेट पाइप के थ्रू इस कंटेंट को भेज देते हैं इन द डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर वाला कंटेनर है, ये कंटेनर 10 to 15 फीट डीप बनाया जाता है। ये अंडरग्राउंड होता है, तभी मैंने इसको मेंशन करा है। ये 10 to 15 फीट डीप है। ये आपने ये भी याद रखना है कितने फीट डीप है, 10 to 15 फीट डीप होता है। ये सीमेंट का बना हुआ है, तो हमने मेंशन किया है ये कॉन्क्रीट टैंक है। फिर आपको ये मैंने बता भी दिया ये अंडरग्राउंड होता है। अब इस डाइजेस्टर के अंदर हमने इसको डाइजेस्टर का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्यूलोज वाले कंटेंट की डाइजेशन करवानी है। अब बेटा जो काऊ डंग है ना, अब जो काऊ है उसने तो किसके ऊपर फीड करा है, सेल्यूलोज वाले कंटेंट के ऊपर। तो हमने सेल्यूलोज वाले कंटेंट को यहाँ पर डाइजेस्ट करवाना है। उसके लिए हमें एनाएरोब्स चाहिए। कौन से एनारोब्स हैं जो सेल्यूलोज वाले कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं? दे आर द मिथेनोजेंस। इस डाइजेस्टर में एनाएरोबिक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मिथेनोजेंस का नंबर इंक्रीज कर जाता है। मिथेनोजेंस क्या करेंगे, ये सेल्यूलोजिक कंटेंट की एनाएरोबिक डाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस में जो बायोगैस बनेगी वो ऊपर गैस होल्डर के अंदर चली जाती है।
यहाँ पर ना एक फ्लोटिंग कवर होता है, यहाँ पर एक फ्लोटिंग कवर है। जब गैस राइज करती है उसके प्रेशर की वजह से फ्लोटिंग कवर ऐसे हिलता है, जैसे डस्टबिन का कवर होता है ना फ्लोट करने वाला, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर फ्लोटिंग कवर होता है। जब गैस बनेगी उसके प्रेशर की वजह से जो ये फ्लोटिंग कवर है वो मूव करता है और उससे जो गैस है वो इस गैस होल्डर में जा कर के इकट्ठे हो जाती है। अब जो कौन सी गैस यहाँ पर इकट्ठी होगी, यहाँ पर बायोगैस इकट्ठी होगी और इस बायोगैस के कॉम्पोजिशन में क्या आता है, इसमें बेटा मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, ये 4 गैसेस आती हैं। मगर इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट में है दैट इज मीथेन, तभी बेटा बायोगैस को मीथेन गैस भी बोलते हैं। क्यों बेटा इसको मीथेन गैस बोलते हैं? बिकॉज मीथेन गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा जो इसमें गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। ये जो गैस होल्डर है ये बायोगैस को स्टोर कर सकता है, तभी इसका हमें ये भी एक एडवांटेज लेते हैं कि जो ये बायोगैस है ये स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है जब इसको बनाया है तभी यूज करना है, नो, इट कैन बी स्टोर्ड इन द गैस होल्डर। गैस होल्डर के अंदर बायोगैस को स्टोर कर लेंगे और फिर साथ में बेटा पाइप लगी होती है, जो पाइप है उसके थ्रू गैस को हाउस होल्ड में सप्लाई कर देते हैं। और ये जो गैस है उसको कुकिंग के पर्पस के लिए और लाइटिंग के पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। जब ये सारी डाइजेशन हो जाती है तो कुछ कंटेंट बचा हुआ रह जाता है। अब जो कंटेंट यहाँ पर बचा हुआ रह गया उसको आउटलेट पाइप के थ्रू यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर स्लज होती है, ये जो स्लज है ये बचा हुआ कंटेंट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और इस स्लज को यूज कर लेते हैं एज अ मैन्योर। इसमें सिंप्लीफाइड कंटेंट है, अगर हम इसको खेतों में डाल देंगे, फील्ड में डाल देंगे तो वो मैन्योर का काम करेगा। जो यहाँ पर गैस मिली वो किस पर्पस के लिए यूज हो जाती है? लाइटिंग एंड कुकिंग के पर्पस के लिए। और ये जो स्लज है ये किस पर्पस के लिए यूज हो जाती है? ये मैन्योर के पर्पस के लिए यूज हो जाती है। तो ये है टिपिकल बायोगैस प्लांट। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, PYQ है ये। इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बायोगैस प्लांट, डाइजेस्टर, गैस होल्डर एंड स्लज कलेक्टर को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता है ये जो ए है ये तो है डाइजेस्टर और गैस होल्डर कौन सा है? डी। डी इज गैस होल्डर। नेक्स्ट इज दिस सी। सी इज स्लज कलेक्टर। हमसे इन तीनों के बारे में पूछा गया है तो ए हो गया डाइजेस्टर, देन डी हो गया गैस होल्डर और सी इसके अंदर हो गया स्लज कलेक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ADC, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब is used as a source of energy in rural areas। रूरल एरियाज में हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पर खूब सारा काउ डंग अवेलेबल है तो वहाँ पर बायोगैस प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये रूरल एरियाज में बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बायोगैस? कौन सा बायोगैस के साथ में रिलेटेड नहीं है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बिल्कुल ठीक है ये। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 feet deep, ये भी करेक्ट है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड मैन्योर। कुकिंग और लाइटिंग वाली तो बात ठीक हो गई, मगर मैन्योर वाली बात गलत हो गई। यहाँ पर स्टेटमेंट में हमसे लिखा गया है, हमको पूछा गया है अबाउट बायोगैस। ये तो मैन्योर जो है ये तो हमें बायोगैस का नहीं है, ये
ये बायोगैस को हम मैन्योर की तरह यूज़ नहीं करते हैं। जो हमने देखा था लास्ट में, जो स्लज डाइजेस्टर था, हमने इसको देख भी लेते हैं एक बार ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंटेनर है, इसका जो कंटेंट है उसको हमने एज अ मैन्योर यूज़ किया था। ये जो बायोगैस है इसको हमने कुकिंग एंड लाइटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करा था। क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बायोगैस के रेफरेंस में पूछा है, तो इसमें अंदर हम मैन्योर को नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि माइक्रोब कौन सा है, और जो माइक्रोब है वो कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वो जिस तरह का खाना खाते हैं वो उसी के बेस्ड मेटाबॉलिज्म करते हैं, और उसी के बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली बात ठीक हो गई। डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स, डिफरेंट तरह का मेटाबॉलिज्म, और उसके बेसिस पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो भी अलग तरह का ही बनता है। तो ये करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम present in rumen of cattle digest cellulosic material present in the food of cattle। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो मिथेनोजन्स हैं, जो मिथेनोबैक्टीरियम हैं, वो कैटल के र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, उसके गट में प्रेजेंट हैं, और वो सेल्यूलोज वाले कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं। हम एक बार ही रिवाइज भी करते हैं कि मिथेनोजन्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। मिथेनोजन्स एक तो प्रेजेंट होते हैं र्यूमन ऑफ कैटल के अंदर, दूसरा ये प्रेजेंट होते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, और तीसरा ये वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड्स के अंदर भी होते हैं। पैडी फील्ड्स में बेटा क्योंकि वाटर लॉगिंग कर देते हैं, पानी से भर देते हैं उसको, तो वहां पर भी एनाएरोब्स जो हैं वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो गई। आंसर विल बी 1। नेक्स्ट वी टेक अप क्वेश्चन अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है। पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केमिकल्स को यूज़ करने की बजाय नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम बायो कंट्रोल को यूज़ करेंगे, इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर कुछ बातों का ध्यान रखता है, कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। किन किन बातों का ध्यान रखते हैं हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बेटा प्रेफर करते हैं कि फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी हो। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, वो हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। अगर बेटा फील्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी होगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप बन जाएगा। अब देखो बेटा हमारी फील्ड है, उसमें कोई पेस्ट है, वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जो पेस्ट है जो हमारी खेती को खराब कर रहा है, अगर हमने उस पेस्ट के ऊपर फीड करने वाला कोई प्रीडेटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या एडवांटेज होगा? जो प्रीडेटर है वो उस पेस्ट को खा लेगा, तो पेस्ट जो है उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी भी ये मोटिव नहीं होता है कि किसी पेस्ट को हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ऐसा क्यों मोटिव नहीं होता? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक फूड चेन का, फूड वेब का हिस्सा है। हमारा इकोसिस्टम ऐसे ही स्टेबलाइज होता है, फूड चेन बनी हुई है,
फूड वेब बनी हुई है। हर ऑर्गेनिज्म का उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो इसका मतलब हमने फूड चेन और फूड वेब को भी डिस्टर्ब कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता कि किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से खत्म करना है, बल्कि सस्टेनेबल लेवल पे सब कुछ मेंटेन करके रखना है। हॉलिस्टिक अप्रोच को फेवर किया जाता है। हॉलिस्टिक अप्रोच वो होती है बेटा जिसके अंदर हम सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमारा फायदा किस में है, हम ये भी सोचते हैं कि हम फूड चेन को, फूड वेब को तो खराब नहीं कर रहे, हम किसी और स्पीशीज को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम इस बात का ध्यान रखते हैं, तो इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। जब भी कभी कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो उसको इस बात का पता होना चाहिए उसकी फील्ड में कौन सा पेस्ट है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, फिर वो कौन सी स्टेज के ऊपर, प्लांट के कौन से पार्ट के ऊपर फीड करता है, फील्ड में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छी तरह से करा जा सकता है। तो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करी है इस टॉपिक की, और अब हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को भी करते हैं। Yes, when it comes to this, the organic farmer, it works to create a system where the insects are not eradicated but instead kept at manageable level by a complex system of checks and balances within living and vibrant ecosystem. इसको हम फ्रैक्शन में समझते हैं। लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वो लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम होता है। अगर किसी फील्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग आसानी से हो सकती है, बिकॉज उनके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या बन जाएगा? उनके बीच में प्रे प्रीडेटर का रिलेशनशिप बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमेशा ये मोटिव होता है कि किसी भी पेस्ट को, इंसेक्ट को पूरी तरह से खत्म ना करा जाए, बल्कि उसको मैनेजेबल लेवल पे रखा जाए। वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तो वो फूड चेन और फूड वेब के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और हमारी फील्ड को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रीडेटर ने उसके नंबर को कुछ कम कर दिया है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, assertion is correct। रीजन पे आते हैं। Yes, the organic farmer holds the view that eradication of pest completely is desirable without use of insecticide so that yield is not affected। यहाँ पे तो लिख दिया कि eradication of pest completely, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इससे तो फूड चेन और फूड वेब में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये कभी भी डिजायरेबल नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो एसर्शन तो ठीक है मगर रीजन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि कंप्लीट इरेडिकेशन लिख दिया है। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। इसमें बायो कंट्रोल भी मेंशन करा हुआ है और साथ ही में इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स दोनों को मेंशन करा गया है, और इसको मैच करना है हमें कॉलम 2 के साथ, रिलेटेड पैरामीटर्स के साथ में। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ड्रैगन फ्लाइज की। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो लेडी बर्ड, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज दिया है सिर्फ, बट हम वो भी करेंगे जो हमें नीट में पूछा, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। लेडी बर्ड बीटल जो है, और साथ ही में जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, इनको यूज करा गया है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोस। लेडी बर्ड बीटल को स्पेशली यूज करा जाता है एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ड्रैगन फ्लाइज को यूज करते हैं स्पेशली मस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ए का मैचिंग हो गया सेकंड के साथ में। नेक्स्ट वी टेक अप Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis इज बैक्टीरिया। इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
यस बेटा, जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है इसको हम कॉमनली रिप्रेजेंट कर देते हैं एज बीटी। ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये मार्केट में सैशे की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इस सैशे के अंदर कई सारे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। ये बैक्टीरियल स्पोर्स हैं जो मार्केट में सैशे की तरह से अवेलेबल होते हैं। इस सैशे के कंटेंट को पानी में मिक्स कर देते हैं और इसको फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। अब क्या होगा? अब जो ये लीव्स हैं इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अब जो कैटरपिलर लार्वे हैं, ये बटरफ्लाई का से कैटरपिलर लार्वा है। जो ये बटरफ्लाईज हैं बेटा, ये बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप दैट इज लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के अंदर बटरफ्लाईज, मॉथ्स ये सब आते हैं। ये बटरफ्लाई का कैटरपिलर लार्वा है, इसने लीफ के ऊपर फीड करा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये लेपिडोप्टेरा के गट में चला गया। कैटरपिलर लार्वा ने लीफ के ऊपर फीड करा है, तो अब लीफ के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? उसके ऊपर तो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। तो इस लार्वे के गट में ये बैक्टीरिया चले गए। अब इस बैक्टीरिया का एक्शन क्या होगा? ये गट की वॉल में पोर्स की क्रिएशन कर देगा। इससे जो गट वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और कैटरपिलर लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो बैसिलस thuringiensis को यूज करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ लेपिडोप्टेरन्स प्लांट पेस्ट। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स आते हैं। जो इसके कैटरपिलर लार्वा हैं वो लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इसको यूज करके हमने क्या कर लिया, स्पेशली जो ये ब्रासिका ट्रीज होते हैं, फ्रूट ट्रीज होते हैं, उसके अंदर बायो कंट्रोल को करने के लिए इस बैसिलस thuringiensis को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी टेक अप अबाउट ग्लोमस। ग्लोमस की बात करते हैं। बेटा, जो ग्लोमस है ये बेसिकली एक फंजाई है और ये सिम्बायोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। ये सिम्बायोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन को बनाता है और ये जो ये पाइन्स हैं, बर्चेस हैं, उसके साथ में ये ग्लोमस जो है वो एसोसिएटेड होता है। और इसके एसोसिएट होने का क्या एडवांटेज होता है? जब इसका ये माइकोराइजल एसोसिएशन बना होता है तो प्लांट के अंदर फॉस्फोरस का जो अपटेक है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो प्लांट की टॉलरेंस होती है ड्रॉट वाली कंडीशन में सरवाइव करने की, सेलिनिटी वाली कंडीशन में सरवाइव करने की, वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा जो प्लांट है वहाँ पर रूट पैथोजेंस का जो अटैक है वो भी नहीं होता अगर माइकोराइजल एसोसिएशन बनी हो। ग्लोमस क्या है? फंजाई। सिम्बायोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है विद पाइन्स एंड बर्चेस और इसकी वजह से जो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन है सॉइल से वो एनहांस हो जाता है। फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा और वो किसको पास ऑन हो जाएगा? प्लांट को। प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अबाउट बैक्यूलोवायरसेस। विल टॉक अबाउट बैक्यूलोवायरसेस। बेटा, जो बैक्यूलोवायरसेस हैं दे बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। बैक्यूलोवायरसेस बेसिकली क्या हैं? ये पैथोजेंस हैं। ये पैथोजेंस किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर फील्ड में बड़े ज़्यादा इंसेक्ट्स हो गए हैं पर्टिकुलर टाइप के, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके नंबर को कम करने के लिए बैक्यूलोवायरसेस को यूज़ करते हैं।
बैक्यूलोवायरसेस पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जो बैक्यूलोवायरसेस हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये हर इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, ये बड़े ही नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। इसका हमें बहुत एडवांटेज है, इसके नैरो स्पेक्ट्रम होने का हमें क्या फायदा है, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ वो वाला इंसेक्ट ही मरे जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा था। हम बिना बात से किसी और इंसेक्ट को नहीं मारना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा पैथोजन हो जो किसी और स्पीशीज को नुकसान पहुंचाए, बर्ड को, फिशेस को या ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए या किसी और इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाए। जो नैरो स्पेक्ट्रम वाले इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस हैं वो क्या करेंगे, वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही डैमेज पहुंचाएंगे। यही हमारा इसको यूज़ करने का पर्पस है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हो गया तो वहाँ पर अगर हम बैक्यूलो वायरसेस को ग्रो वहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारे बाकी के जो फ्लोरा फौना है उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो बैक्यूलो वायरसेस हैं, these are used as नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तो ड्रैगन फ्लाई का मैचिंग हो गया 2 के साथ, बी का मैचिंग हो गया 4 के साथ, देन सी का मैचिंग हो गया 5 के साथ और डी का मैचिंग हो गया 3 के साथ। तो हमारा आंसर हो गया ये थर्ड। नेक्स्ट वी टेक अप ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे आर साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मगर बेटा इसका एक नुकसान होता है, जब ये फील्ड में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉपियस म्यूसिलेज बना देते हैं। उससे क्या नुकसान होगा, उससे जो फील्ड है वो बड़ी स्लिपरी बन जाती है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को तो बढ़ा देंगे मगर फील्ड को बहुत ज़्यादा स्लिपरी कर देते हैं। बट ये ट्रू स्टेटमेंट है, ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide। अगर हम बायोकंट्रोल मेथड्स को यूज करेंगे तो हमें खराब करने वाले केमिकल्स को यूज नहीं करना पड़ेगा, हमारी जो उसके ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज द लेस सस्टेनेबल इट इज। ये बात गलत हो गई। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है उतना ही ज़्यादा वो अच्छा है फील्ड के लिए, क्योंकि उतना ही ज़्यादा प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप बन जाता है, हमें हार्मफुल केमिकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाली बात इसमें गलत हो गई, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज बायो कंट्रोल इज होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम सारी चीज़ों को माइंड में रखते हैं, that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between myriad of organism, मतलब diversity of organisms that constitute the field flora and fauna। बायो कंट्रोल के अंदर हम किस बात के बारे में कंसिडरेशन रखते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर खूब ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो, ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ऐसा रिलेशनशिप बना दें कि किसी का भी नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, एक जो बायो कंट्रोल है वो अपने आप से ही ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। Next is which of the following organism cannot fix nitrogen। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, ये एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। When it comes to एज़ोटोबैक्टर, इसके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ऑसिलेटोरिया के पास भी होता है, एनाबीना के पास भी नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू वॉल्वॉक्स,
Volvox lacks this enzyme. इसके पास ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम नहीं होता तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता. When it comes to Nostoc, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है. इसमें से सिर्फ जो वॉल्वॉक्स है, जो एक एल्गे है, इट लैक्स नाइट्रोजिनेस एंजाइम, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी. आंसर विल बी सेकंड. That is all about this microbes in human welfare. Prepare this topic very well.